Substitution effect is given by two economists. First is Hicks and Allen. हिक्स एंड एलन, जिन्होंने हमारा इंडिफरेंस कर्व दिया था, हिक्स एंड एलन के द्वारा है। और दूसरा है बाय स्लट्सकी। जो दोनों में डिफरेंस है ना बच्चे, और जो डिफरेंस है वो है इन कंपनसेशन मेथड। डिफरेंस अराइज होता है ड्यू टू कंपनसेशन मेथड। कंपनसेशन मेथड, कंपनसेशन समझते हो? मीन्स अगर आपकी वजह से किसी का लॉस हुआ है तो आप उसको कंपनसेशन के तौर पर कुछ बेनिफिट्स दोगे, ठीक है। अगर आपका लॉस हुआ है तो वो आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरीके से कंपनसेशन, कंपनसेशन या दोनों मेथड में है, दोनों तरीके से है। अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको कुछ अमाउंट दी जाएगी, गिव्स इनकम। अगर आपको गेन हुआ है तो आपसे वो इनकम ले ली जाएगी, टेक इनकम। मीन्स दोनों तरीके से ना तो आपको लॉस होने दिया जाएगा और ना ही आपको गेन होने दिया जाएगा। अगर आपको लॉस हुआ तो आपको कुछ अमाउंट इनकम मिल जाएगी ताकि आपका लॉस कवर अप हो जाए। अगर आपको गेन हुआ तो आपसे जितना आपको गेन हुआ है उतनी इनकम आपसे वापस ले ली जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन में आपका कंपनसेशन काम करता है। जो दो मेथड हमारे यूज हुए हैं, एक है हिक्स का, हिक्स एंड एलन मेथड को हम खाली हिक्स बोल देते हैं क्योंकि हिक्स एंड एलन ने इकट्ठा काम किया था, तो हिक्स मेथड इसको बोल देते हैं। हिक्स ने जो मेथड यूज किया था दैट्स कॉल्ड कंपनसेटिंग वेरिएशन। मेथड यूज बाय हिक्स इज कॉल्ड compensating variation, and method used by Slutsky is called cost difference method. Cost difference method. ओके, इनको डिटेल में स्टडी करते हैं तब आपको क्लियर होगा, और इनके अदर्स नेम भी हैं वो भी आपको कवर अप हो जाएंगे, मैं डिटेल में बाद में लिख दूंगी। तो अभी के लिए हम इसको इतना ही छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हिक्स से। फर्स्ट मेथड इज हिक्स का, तो इसको हम बोलते हैं हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हिक्स का है तो ऑब्वियसली कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कंपनसेशन मेथड। कौन सा यूज होगा हमारे पास, कंपनसेटिंग वेरिएंस, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वेरिएशन, क्योंकि हिक्स का है। और जहां भी हिक्स की बात आएगी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंपनसेटिंग वेरिएशन। देखो ऐसा नहीं है कंपनसेशन वहां नहीं है, इसमें नाम कंपनसेट, इसने वेरिएशन, अपने जो मेथड का नाम है वो कंपनसेटिंग वेरिएशन रखा, इसने कोस्ट डिफरेंस रखा। क्यों रखा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, बट दोनों में कंपनसेशन है। दीज टू आर द मेथड ऑफ कंपनसेटिंग, दोनों कंपनसेट करते हैं, वो भी दोनों डायरेक्शन में। लॉस होगा तब भी और गेन होगा तब भी, ठीक है। लॉस होगा इनकम दे दी जाएगी, गेन होगा तो इनकम ले ली जाएगी, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में, तो हिक्स से स्टार्ट किया है हमने, इसको कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड ये यूज होगा क्योंकि हिक्स ने कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड दिया था। दोनों में बच्चे माइनर सा डिफरेंस है और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल छोड़ थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखते हैं। तो एक सेकेंड, एक थोड़ी सी डेफिनेशन लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं नीड टू रिड्यूस और इंक्रीज मनी इनकम टू कीप रियल इनकम कांस्टेंट, रियल इनकम कांस्टेंट by keeping consumer on
सेम इंडिफरेंस कर्व। देखो, हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच दी है, तो जो वो कंपनसेशन मेथड यूज कर रहा है उसको सेम इंडिफरेंस कर्व पर ही रखेगा कंज्यूमर में, उसी इंडिफरेंस कर्व पे रखेगा। इस तरीके से कंपनसेशन करेगा कि वो अपर इंडिफरेंस कर्व या लोअर इंडिफरेंस कर्व पे ना जाए, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहे। ओके, तो यहां पर आ जाते हैं स्लट्सकी में, नीड टू रिड्यूस or you can say increase money income to keep real income constant by keeping consumer on सेम चॉइस, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेम बंडल ऑफ गुड, सेम बंडल ऑफ goods, or you can also say same combination। ओके, अभी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, जैसे जैसे मैं करूंगी आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखो, हिक्स क्या करता है, जो कंपनसेशन का मेथड है उसके लिए सेम इंडिफरेंस को पे रखता है। स्लट्सकी ने क्या यूज किया, सेम कॉम्बिनेशन या सेम बंडल ऑफ गुड्स भी आप इसको बोल सकते हो, और सेम चॉइस भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये कहाँ रखता है, सेम कॉम्बिनेशन पर रखता है स्लट्सकी। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं हिक्स से, कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पर इनको कराने से पहले मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है। हमारे पास 3 टाइप की गुड होती है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स। मुझे लग रहा है कि अभी आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। अब आगे आने वाली 2-3 क्लास में इंफीरियर, नॉर्मल और गिफन, इन तीनों गुड्स के बारे में आपको फुल आइडिया आ जाएगा ये होते क्या है। ओके, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही इनकी डेफिनेशन है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली। तो सबसे पहले आपकी जो मेन बात आती है, जो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया था, आप लोगों ने प्राइस डिकम्पोजिशन सुना है, प्राइस डिकम्पोजिशन। चलो, नहीं सुना, हम मान लेते हैं। एक डिफरेंस क्लियर करते हैं। आपने कार्डिनल पढ़ा है, फिर आपने ऑर्डिनल पढ़ा है। जो कार्डिनल अप्रोच है जिसमें आप डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो दोनों पढ़ते हो, और ऑर्डिनल में आपने अभी तक पढ़ा है इंडिफरेंस को, रिवील्ड प्रेफरेंस बाकी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जब कार्डिनल अप्रोच कर रहे थे, आपको पता है ये कार्डिनल नंबर में मेजर कर रहे हैं, ये ऑर्डिनल नंबर में मेजर कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा एक और डिफरेंस है बच्चे, ये क्या कहते हैं कार्डिनल, कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हुए, मान लो एक्स कमोडिटी आपके पास है, प्राइस इंक्रीज हुए, तो प्राइस इंक्रीज हुए तो आपको पता है रियल इनकम क्या होती है, रियल, जहां भी रियल लग गया तो मीन्स आपको क्या करना है, मनी इनकम को प्राइस से डिवाइड कर देना है, रियल। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लो छोटा सा, हम मान लेते हैं हमारी इनकम 100 रुपये। देखो, ज़्यादा बड़े आंकड़े पे जाने का कोई फायदा नहीं है, समझ में हमें मेन कंसेप्ट समझना है, इनकम 100 हो या 1 लाख हो, बात वही है। हमारी इनकम 100 रुपये है, और हम ना अपनी बास्केट, जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है उसमें 4 चीज़ें खरीद रहे हैं, ए बी सी और डी। मैं सब पे ना 25 रुपीज़ लगा रही हूँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ। ओके, तो ये 100 मेरी क्या है यहाँ पर, ये मेरी मनी इनकम है।
इसको हम नॉमिनल भी बोल देते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट में क्या हो गया, प्राइसेस थे जो वो हाफ हो गए। प्राइसेस क्या हो गए, हाफ हो गए। आप ये कह सकते हो इन्फ्लेशन, प्राइसेस मीन्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गया कितना, 50%। अब यहाँ पर देखिए, इसको हाफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हम 2020 ले लेते हैं और एक और कमोडिटी ले लेते हैं 20, ताकि हाफ करना इजी हो। अब मैंने 50% जब प्राइस रिड्यूस किए तो मेरी इनकम तो अभी भी वही 100 रुपये है, इनकम में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब ये जो कॉम्बिनेशन आपने लिए हैं ABCDE, आपको लगता है, देखो अब ये 20 था, हाफ हो गए, हमने ओवरऑल इन्फ्लेशन को अज्यूम कर लिया कि हाफ हो गया, सबके प्राइस हाफ हो जाएंगे। अजम्पशन है ये हमारी, देखो ऐसा होता नहीं कि सबके प्राइस डिक्रीज हो या सबके प्राइस इंक्रीज हो, बट अज्यूम किया हमने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। जो चीज़ें आप पहले 100 रुपये में खरीद पर आए थे, इन सब का एडिशन 100 था, बट इन सब का एडिशन 50। आपको नहीं लगता आपके पास 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए? प्राइस आपकी क्या है, प्राइस डिक्रीज होने से, प्राइस डिक्रीज होने से आपकी इनकम 50% प्राइस डिक्रीज हुए थे, तो देखो आपकी 50% आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है। देख लो, अब जितनी चीजें आप पहले 100 रुपये में खरीद पा रहे थे, अब 50 रुपये में खरीद पा रहे हो। यानी अब ये जो 50% इनकम उसकी बढ़ी है, ये उससे वापस लेनी। अगर प्राइस मान लेते डबल हो जाते, प्राइस क्या है, डबल हो गई, इन्फ्लेशन आपका डबल हो गया, तो उस केस में मैं 100 रुपये में क्या क्या खरीद पाती बच्ची, देखो डबल हो गए मीन्स इसके कंपैरिजन में डबल हो गए, यहाँ के कंपैरिजन में डबल, ना कि यहाँ के फर्स्ट वाले से। तो अब फर्स्ट कमोडिटी के प्राइस 40, देन 40, देन 40, देन 40 और देन 40। क्या आपको लगता है मैं इस 100 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें खरीद पाऊंगी? नॉट पॉसिबल ना। मेरी इनकम रिड्यूस हो गई है, मेरी इनकम रिड्यूस होगी। कौन सी? रियल। नॉमिनल तो अब भी वही अंडर, रियल इनकम रिड्यूस हो गई है मेरी। किसकी वजह से? प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। तो इसलिए मनी इनकम को प्राइस से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर प्राइस कम हुआ था, कम हुआ था तो मींस डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी वो कम हुई थी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारी इंक्रीज होगी, नीचे बड़ा नंबर ना, तो हमारी क्या होगी, ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो या फिर 3 से डिवाइड करते हो या 4 से करते हो, जैसे जैसे बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो हमें कम वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर प्राइस, जब प्राइस डिक्रीज हुए तो इनकम इंक्रीज हो गई, और जो प्राइस इंक्रीज हुए तो हमारी नॉमिनल इनकम, रियल इनकम कम हो गई। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है, नीड टू रिड्यूस और इंक्रीज मनी इनकम टू कीप द रियल इनकम कॉन्स्टेंट। आई होप आपको रियल इनकम क्लियर है। अब मैंने आपको रियल इनकम का पॉइंट क्लियर किया। रियल इनकम कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो रियल इनकम प्राइस बड़े हैं तो रियल इनकम रिड्यूस होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इनकम देनी पड़ेगी, उसकी नॉमिनल इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर प्राइस डिक्रीज हुए तो उस केस में रियल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें उससे इनकम वापस लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें तो उसको क्या करना है, कीपिंग कंज्यूमर ऑन सेम इंडिफरेंस का या ऑन सेम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? एक छोटा सा एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, न्यूमेरिकल्स में शायद अच्छे से क्लियर हो जाए। रियल इनकम मान लेते हैं हमने 100 थी, प्राइसेस पहले हम पर यूनिट क्या ले रहे थे, हम ओवरऑल इन्फ्लेशन को हमने 2020 लिया था तो ओवरऑल 20 हो गया ना, तो हमने मान लिया हमारी क्या होगी, ये 5 आ गई रियल इनकम। अब मैं क्या करती हूँ, मैं प्राइसेस को डिक्रीज कर लेती हूँ, मैं प्राइसेस को क्या कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ। तो प्राइसेस को डिक्रीज करने के बाद, प्राइसेस को डिक्रीज करने के बाद मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पर,
ओवरऑल 10 मान लेते हैं क्योंकि सारी कमोडिटी के हमने इक्वल लिए थे। तो अब देखो मेरी इनकम कितनी होगी, 10 हो गई है। इंक्रीज होगी ना, पहले 5 थी अब 10 हो गई। एक बार और चेंज कर लो, अब 5 कर लो। जस्ट हाइपोथेटिकल डाटा और हाइपोथेटिकल वेल यूज कर रही हूँ मैं समझाने का। तो अब 20 होगी। तो देखो अब जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे इनकम, रियल इनकम इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो रियल इनकम कम होती जाएगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं, खासकर रियल और नॉमिनल इनकम में डिफरेंस। जस्ट ये सब कुछ लिखा था, कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सारा एग्जांपल्स वगैरह इस सिर्फ और सिर्फ आपको रियल और नॉमिनल इनकम समझाने के लिए यूज किया था, अदरवाइज कुछ नहीं। तो एक कार्डिनल क्या कहते हैं, जब किसी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते हैं उस केस में क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट ऑर्डिनल क्या कह रहे हैं, नहीं, जब किसी कमोडिटी के प्राइस चेंज होते हैं तो वहां पर दो इफेक्ट काम करते हैं। एक होता है इनकम इफेक्ट और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो कार्डिनल ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात की थी, लेकिन ऑर्डिनल क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो होता है लेकिन वहां पर इनकम इफेक्ट भी होता है। इनकम इफेक्ट कैसे, अब प्रीवियस वो होगा नहीं, वो मैंने डाटा रिलीज कर दिया। चलो दोबारा बनाइए। अभी थोड़ा सा पीछे जाइए, आपने क्या किया था, जब प्राइसेस को डिक्रीज किया था तो आपके पास 50% यानी 50 रुपीज बच गए थे ना एक्स्ट्रा। और जब प्राइसेस को आपने इंक्रीज किया था तो आप पांचों चीजें 40-40 प्राइस पर पांचों जो कमोडिटी पहले खरीद पा रहे थे, क्या सारी खरीद पा रहे थे, नहीं ना, आप सबको खरीद नहीं पा रहे थे। तो और यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो जो ये एक्स्ट्रा बच गया ये क्या है, इनकम है। और प्राइस कम होने से पहले अगर आप 5 चीजें खरीद पा रहे थे, ABCDE, अभी 50 रुपए एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो आपको नहीं लगता आप 5 और चीजें या 4 और चीजें खरीद पाओगे, क्योंकि 50 रुपए आपकी इनकम में बचे हुए हैं। हालांकि आपकी नॉमिनल इनकम सेम है, 100 रुपीज ही है, लेकिन प्राइसेस कम होने से आपके हाथ में कुछ इनकम बच गई है, उसी को बोला है इनकम इफेक्ट। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम वेजिटेबल मार्केट का, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपीज दिए हैं कि 100 रुपीज लो और बाजार में जाओ सब्जियां लेके आओ, ठीक है। तो वहाँ पर आप सब्जियों के नाम ले लो आसान आसान से, मटर, आलू, गोभी और प्याज। फिर हम 5 ही ले लेते हैं क्योंकि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो जाएगा। चलो, जब आपने 100 रुपये आपको दिए उस टाइम पे प्राइसेस कुछ ऐसे थे, 20, 30, 20 और इसको हम मान लेते हैं एडिशन 100 कर लेते हैं, 70, 30। ओके, अब ये 100 रुपये थे, मटर आपने 20 रुपए के किलो हिसाब से 1 किलो ले लिया, आलू 30 के हिसाब से ले लिया, गोभी 20 के हिसाब से, सब आप क्या 1 kg लेके आए। 1 kg ये, 1 kg ये, 1 kg ये और 1 kg ये, चारों आपने 1-1 किलो ले लिया। नेक्स्ट टाइम फिर आप बाजार में गए, आपकी मम्मी ने फिर से आपको 100 रुपये दिए कि आप 100 रुपये लेके जाओ और सब्जियां लेके आओ। लेकिन आपने देखा इस टाइम पे प्राइसेस चेंज है। अब प्राइसेस चेंज में डिफरेंट वे से करने वाली, जो मटर है ना वो आपके अब 80 रुपये किलो है, और जो आलू है, कोरस्पॉन्डिंग लिख रही हूँ मैं, इसके सामने इसका, इसके सामने इसका, आलू है वो आपके अब 10 रुपये किलो है, गोभी भी आपकी 40 रुपये किलो है और प्याज आपके 30 रुपये किलो है। अब देखो, आपको नहीं लगता अब मटर है जो वो एक्सपेंसिव है पहले के कंपैरिजन में। अब प्राइसेस इस तरीके से चेंज हो गए हैं, क्या आपको लगता है जो आप 100 रुपये पहले लेके आए थे, 1-1 किलो सबका लेके गए थे, अब इन 100 रुपये से सबका 1-1 किलो खरीद सकते हो, नो ना।
आपके रिसोर्सेज यहाँ पर क्या हो गए, लेस हो गए। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज मिले हैं आपको, ऑलमोस्ट प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो रखे। हाँ, आलू के कम है। तो आपको नहीं लगता आपका बिहेवियर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, आप क्या करोगे, मैं ऐसे करती हूँ भाई, इस बार मटर तो बहुत महंगे हैं, इसको तो स्किप करते हैं। या फिर आप कर लोगे कि ऐसा करते हैं, इसको ½ kg ले लेते हैं, 40 रुपीज़ का आ गया। आलू बहुत सस्ते हैं, आलू बहुत सस्ते हैं, हम क्या करते हैं, आलू की डिमांड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये 30 के थे, पहले 1 किलो लेके गए थे, तो लो डिमांड भी तो काम करेगा। तो 10 रुपये, ठीक है। माइक म्यूट कीजिए, किसका माइक म्यूट है, प्लीज म्यूट योर माइक। तो आलू 10 रुपये किलो है, तो आप हो सकता है इसको, तो देखो 30 रुपये आप पहले लगा रहे थे ना इस पे, तो हो सकता है आप इसको 3 किलो खरीद लो, मे भी आप इसको 4 किलो खरीद लो, ठीक है। तो आलू आप ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि वो क्या हो गए, चीप है, वो क्या है, चीपर है। और मटर क्या है, एक्सपेंसिव है। ऐसा एक्चुअल में हम ऐसा ही करते हैं बाजार में। मट गोभी, गोभी भी ज़्यादा महंगी है, वही पहले 20 थी, अब 40 हो गई है। तो हो सकता है हम इसके प्राइस, इसको भी हम करेंगे ½ kg ले लेते हैं, ठीक है। तो प्याज उसी रेट में है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप खरीद सकते हो ना। तो लेकिन ये आपके यहाँ पर इस तरीके से भी अगर आप कंज्यूम करते हो, देखो 40 + 30 70 + 90 10 रुपीज़ बचे हैं अब आपके पास, ठीक है। अगर आप पूरा इसको केजी लेते हो, एक पूरा किलो लेते हो, क्योंकि पहले 30 में आपने 1 किलो लिया था, मे भी अभी आप ले लो, आपको रेट ठीक ठाक वही लगेंगे। तो आपको कहीं और से अमाउंट कम करनी पड़ेगी। तो अब आपको मटर के क्या करने पड़ेंगे, टू, आलू से कम कर देते हैं, 1 किलो ले लेते हैं। हाँ मतलब सही ना, हम करते हैं ना एक्चुअल में, मार्केट में हमारे सब्जियों में लेने में यही बिहेवियर होता है, ठीक है। इवन सब्जी वाले भी तो क्या करते हैं, अगर कोई चीज 200 रुपये kg है, तो वो क्या करेंगे जी, 250 ग्राम 50 रुपीज, प्राइस इस तरीके से बताएंगे कि 50 लगे, 250 ग्राम है, ठीक है। तो मतलब हम एक्चुअल में ऐसे करते हैं, जो चीज ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, तो इस बार क्यों लेना, नेक्स्ट बार ले लेंगे। तो यहाँ पर अब देखो 30, 50, अब हाँ, अब 100 हो गया। तो अब आपने यहाँ पर बच्चे मेन काम क्या किया, जो मैं जिस पर आपका फोकस करना चाहती हूँ, आपने यहाँ पर चीपर गुड को, जो आपकी चीपर कमोडिटी थी, उसको सब्स्टिट्यूट किया किसके प्लेस पर, एक्सपेंसिव के प्लेस पर। ये मेरा कंक्लूजन है, ये पॉइंट, कि जब भी किसी कमोडिटी के, एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं ना, और उसकी दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड के कम होते, तो हम क्या करते हैं, चीपर कमोडिटी को एक्सपेंसिव के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कार्डिनल ने कहा कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, हम क्या करेंगे, चीपर को एक्सपेंसिव के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, हमेशा अगर चीपर की अमाउंट आप बढ़ रहे हो, इसकी डिमांड यहाँ पर क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी चीपर की, और एक्सपेंसिव की डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी आपकी कमोडिटी हो, नॉर्मल, इंफीरियर या गिवन। बाकी इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट सब डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कमोडिटी के मैटर में, बट ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों, डिमांड, अब आपकी यहाँ पर देखो, जब चीपर कमोडिटी प्राइस डिक्रीज हुए, आप यहाँ पर डिमांड इंक्रीज कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप चीपर की डिमांड बढ़ा रहे हो और एक्सपेंसिव की कम कर रहे हो। इन दोनों का रिलेशन देखना है, एक की डिमांड बढ़ा रहे हो तो दूसरे की कम कर रहे हो, ना कि प्राइस के साथ इसका रिलेशनशिप देखना है, वो तो लो ऑफ डिमांड है। प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशनशिप देखेंगे तो वो तो लो ऑफ डिमांड है। बट एक कमोडिटी की डिमांड का दूसरी कमोडिटी की डिमांड के साथ देखेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन है। तो एक्सपेंसिव को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया किससे, चीपर कमोडिटी से। तो जब आप चीपर की डिमांड बढ़ाओगे, तो एक्सपेंसिव की डिमांड कम होगी ना, और इसकी डिमांड कम करोगे तो इसकी बढ़ जाएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव, या फिर इनडायरेक्ट, या फिर इनवर्स। ओके, तो मैं ये वर्ड तो यूज नहीं करने वाली, मैं वर्ड यूज करूंगी यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तीनों कमोडिटी के केस में। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होगा,
नेगेटिव भी होगा, चाहे हम नॉर्मल कमोडिटी की बात करें या हम इंफीरियर की बात करें या फिर गिवन की, ऑलवेज नेगेटिव। ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, नॉर्मल और आपकी उसके बाद इंफीरियर, आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करेंगे हम इसको, और फिर गिवन। तीन इफेक्ट हैं हमारे, इनकम इफेक्ट और हमारा आ जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है, सब में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम चीपर को एक्सपेंसिव के लिए पुट करेंगे। अगर नॉर्मल कमोडिटी एक्सपेंसिव हो गई है, इंफीरियर चीपर है, तो इंफीरियर की डिमांड बढ़ा देंगे। बच्चे माइक म्यूट रखिए, किसका माइक अनम्यूट है? कोई भी, अगर गिफन गुड की प्राइस कम हो गया है, इंफीरियर के ज़्यादा है, तो हम गिफन की डिमांड बढ़ाएंगे, मींस जो चीपर है उसकी डिमांड बढ़ेगी। दैट्स वाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, सब में नेगेटिव होगा। ओके, आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्लियर है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो देखो दोनों में है, कार्डिनल में भी है, ऑर्डिनल में, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर एक और इफेक्ट है, वो है आपका इनकम इफेक्ट। जिसने बोला था ऑर्डिनल ने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो ठीक है, वो तो है ही, इनकम इफेक्ट भी है। अब इनकम इफेक्ट कैसे है उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इनकम इफेक्ट का कैसे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए तो हमने बहुत डाटा ले लिया, अब हम इनकम इफेक्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इसी डाटा पर हम क्या करेंगे, अब हम प्राइसेस को रिड्यूस कर देते हैं। अब प्राइसेस रिड्यूस हो गए मार्केट में काफ़ी सारे, आप मार्केट में फिर से वही एक थैला और 100 रुपीज़ के साथ पहुंचे। अब क्या हुआ, प्राइसेस रिड्यूस मिले आपको। मटर जो था वो 20 रुपये किलो की बजाय क्या था, 10 रुपये किलो अवेलेबल है। आलू आपका 15 रुपये किलो अवेलेबल है, ठीक है। और उसी तरीके से गोभी है आपकी, वो 10 रुपये किलो है। प्याज मान लेते हैं, वही 30 रुपये किलो है। अब देखो बच्चे, अगर ये सबका वही एक एक किलो, आपने पहले 1 1 kg खरीदा था ना सबका, एक एक किलो अगर आप लेते हो तो टोटल कितना बना, 40 50 60 65 रुपीज में आप सारा खरीद पा रहे हो, ठीक है। या सबके प्राइस कम करने की बजाय एक आध के भी कम कर लो, कि ये 30 था, ये 30 ले लिया। तो हो सकता है आप क्या करो, यहाँ पर ये मटर 10 रुपीज पर केजी है, आप इसकी डिमांड बढ़ा सकते हो ना, तो भी आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। आपने इसकी क्या कर दी, डिमांड बढ़ा ली, कि हम मैं इसकी 2 किलो ले लेती हूँ, ये हम 30 है 1 किलो ही ले लेते हैं, ये हम 1 किलो ले लेते हैं, और ये हम 1 किलो लेते हैं। अब टोटल कितना हुआ इनका, 50 80 90 ना। तो अब भी आपके पास एक एक किलो की बजाय आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया, एक एक केजी के साथ आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ का इसका 2 किलो लिया ना, मटर आपने 2 किलो लिए, सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया। उसके बाद भी 10 रुपीज आपकी पॉकेट में पेंडिंग है, तो वो क्या है, इनकम इफेक्ट। तो इसको 10 रुपीज से आप कोई एक्स्ट्रा कमोडिटी परचेज कर सकते हो, एक्स्ट्रा कमोडिटी, या फिर इनमें से ही किसी की अमाउंट बढ़ा सकते हो सकता है मटर आप अब 3 किलो ले लेते हो, चलो भाई बहुत सस्ते हैं, 3 किलो लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा 10 रुपये आपके पास बच गए हैं। तो दोनों इफेक्ट काम करते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कार्डिनल ने एक सिर्फ बोला था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो हम लेटेस्ट, हम जो होता है उसी पर विश्वास करते हैं, जो लेटेस्ट है, क्योंकि वो अच्छे से डेवलप होके आया ना, डेवलप स्टेज में। तो हम क्या मानते हैं अब, कि प्राइस इफेक्ट के दो पार्ट है बच्चे, एक है इनकम इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो सकता है, कभी इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो जाए और कभी आपका प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो इनका जो एडिशन होता है वो प्राइस इफेक्ट होता है, यानी देर आर टू पार्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकम इफेक्ट एंड अदर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, दो पार्ट है। तो हम तो अभी कौन सा स्टडी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट और एक बार सब मतलब क्लियर नहीं हुआ डिफरेंस दोनों के बीच में। बच्चे ये अभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी आने वाली 3 से 4 क्लास लगेंगी इस पे। ओके, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा,
थोड़ा सा वेट करो, इतना याद करो अभी कि कार्डिनल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलता है इनकम, यहाँ पर दो इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताने की कोशिश की है, अदरवाइज डायग्रामेटिकली मैं सब कुछ क्लियर करूंगी, ठीक है। आज के लिए तो हम अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही कर रहे हैं, अभी इनकम इफेक्ट पर नहीं जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही करेंगे। ओके हम कर रहे हैं हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके मैं आपको हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ इन केस ऑफ प्राइस फॉल ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मैं 6 तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मैं 6 तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे नॉर्मल कमोडिटी है, एक इसके केस में बनेगा दो, एक प्राइस इंक्रीज हो तब और एक प्राइस डिक्रीज हो तब। इसी तरीके से इंफीरियर गुड के प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। इसी तरीके से गिवन गुड में प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। टोटल 6 डायग्राम, 6 केस बनते हैं, इतने करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। जस्ट मैं आपको एक हिक्स का और एक स्लट्सकी का करवाऊंगी, ओके ताकि आपको डिफरेंस कर जाए। अदरवाइज ये 6 के 6 डायग्राम, 12 के 12 डायग्राम मैं आगे कराने वाली हूँ, जिसको बोलेंगे हम स्लट्सकी इक्वेशन। स्लट्सकी इक्वेशन में मैं आपको ये सारे करवाऊंगी। तो मैं कौन सा एग्जांपल ले रही हूँ, प्राइस डिक्रीज का, और किसमें, नॉर्मल कमोडिटी के केस में, ठीक है। डायग्राम देखिए, ओके लास्ट क्लास में हम ये कर चुके हैं कि हमारी जो एक कमोडिटी है वाई, एक सेकेंड, वाई कमोडिटी को हम ले लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पर और एक्स कमोडिटी को हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। इनिशियली बजट लाइन की आपको नॉलेज है, हमने बजट लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये है बी एल। बी एल को आप बोल सकते हो, बी एल इज इनिशियल बजट लाइन। अभी आपने कुछ नहीं किया है, बस इनिशियल बजट लाइन को आपके नॉलेज है पहले से ही कि बी पॉइंट कैसे आता है, टोटल इनकम को वाई के प्राइस से डिवाइड करके, और एल पॉइंट कैसे आता है, टोटल, आपको पता ना बी पॉइंट पे क्या, टोटल इनकम को प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर एल पर टोटल इनकम को प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ओके यहाँ तक ठीक है। अब आप क्या मान रहे हो, आप क्या करोगे, प्राइस को डिक्रीज करोगे। देखो नॉर्मल का मतलब है ये मेरे दोनों एक्सिस पर नॉर्मल कमोडिटी, एक्स भी एक नॉर्मल कमोडिटी है और वाई भी एक नॉर्मल कमोडिटी है। जितने भी मैं चेंजेस करूंगी, देखो मैं प्राइस वाई के भी चेंज कर सकती हूँ, मैं प्राइस एक्स के भी चेंज कर सकती हूँ, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही कर सकते हैं। तो मैंने किसके प्राइस चेंज किए, एक्स की, इंक्रीज या डिक्रीज, तो हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। चलो अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ये जो बजट लाइन है, एक्स कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेरी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करेगी बच्चे, वो ग्रीन लाइन बन जाएगी या फिर वो ब्लू लाइन बन जाएगी, बताइए। ग्रीन। ग्रीन। क्लियर होना चाहिए कि क्यों। देखो आपकी मनी इनकम एम कांस्टेंट है जो भी है, अब आप क्या कर रहे हो, प्राइस ऑफ एक्स से उसको डिवाइड कर रहे हो, तो प्राइस क्या हुए हैं, प्राइस क्या हुए हैं, अगर पहले मान लेते हैं 2 थे, अब प्राइस क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो अब एम को पहले आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, आप 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना। अगर 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, और 4 को 1 से डिवाइड करो तो 4 आता है। तो प्राइस ऑब्वियसली, और दूसरा तरीका है सोचने का कि आप क्या कर सकते हो, आपने ये सोचना है कि पहले प्राइस जो भी थे, अगर प्राइस कम हो गए हैं तो पहले मैं इसकी इतनी अमाउंट खरीद पा रही थी, ओ एल ना,
अब प्राइस कम हुए हैं तो ऑब्वियसली मैं इसकी ज्यादा अमाउंट परचेज कर पाऊंगी, यानी OL डैश पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। शिफ्टिंग हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसको मैं रीड्रॉ करती हूँ। ज़्यादा मोटी लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, इतनी मोटी लाइन से काम नहीं चलेगा। चलो, अब हमें पता लग गया कि हमारी लाइन जो है वो इधर शिफ्ट करेगी, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो चुकी है। चलो, शिफ्टिंग हो चुकी है। अब ये बताइए, हम यहां से यहां किसकी वजह से गए हैं? क्लियर है ना? BL से BL डैश पर। अब ये BL डैश क्या है? न्यू बजट लाइन। क्यों? आफ्टर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, न्यू बजट लाइन। अब यहां से यहां हम शिफ्ट कर गए, L से L डैश पर शिफ्ट कर गए, किसकी वजह से? प्राइस इफेक्ट की वजह से ना बच्चे। तो ये L से L डैश पर जो हम गए हैं, ये प्राइस इफेक्ट की वजह से शिफ्टिंग हुई है। चलो, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें तो क्या करना है? प्राइस कम हुए हैं। अब ये बताओ, जब प्राइस कम हुए हैं एक्स कमोडिटी के, किसी एक के होंगे, तो जो उसकी रियल इनकम है बच्चे, रियल इनकम वो बढ़ गई है या कम हो गई है? ये बताइए मुझे। बढ़ गई है। बढ़ बढ़ गई है। गई है, ऑब्वियसली सबको क्लियर है। तो रियल इनकम इंक्रीज हो गई। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करेंगे, उसकी इनकम को हम उससे वापस ले लेंगे। ओके, मेथड कौन सा यूज करना अभी के लिए हमें? हिक्स का कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड। तो वो कैसे रिड्यूस करेगा? देखो, रिड्यूस करूंगी मैं उसकी इनकम को, तो बजट लाइन बच्चे किधर शिफ्ट करेगी? इनवर्ड या आउटवर्ड? जल्दी बताइए। देखो, इनकम अगर आप उससे कुछ ले लोगे तो आप उसकी जो दोनों कमोडिटी है उसकी कुछ ना कुछ कम अमाउंट खरीद पाओगे। ठीक है, अगर इनकम बढ़ा देते तो ज्यादा अमाउंट खरीद पाते। तो इनकम अगर हम रिड्यूस करेंगे तो बजट लाइन, जो ये न्यू बजट लाइन है, उसके पैरेलल कहीं शिफ्ट करेगी। रिड्यूस कर रहे हो तो लेफ्ट में, क्योंकि आप दोनों कमोडिटी की अब कम अमाउंट खरीद पाओगे। खरीदोगे किसकी ये नहीं पता हमें, लेकिन एबल जो आपकी कैपेबिलिटीज है परचेज करने की, वो रिड्यूस हो गई। तो इनकम को रिड्यूस करना है तो आपकी क्या करेगी? बजट लाइन लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगी। ओके, मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेती हूं। लेफ्ट में हम शिफ्ट करेंगे। ओके बच्चे, लेफ्ट में, दोनों में, हिक्स में और सर्ट्सकी में, दोनों में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट करने से पहले ना, आपको कंपनसेटिंग वेरिएशन याद है मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? कीपिंग ऑन सेम लेवल ऑफ, सॉरी, कीपिंग ऑन सेम इंडिफरेंस को। यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट क्या है कि आपको कहां रखना है उसको? कीपिंग ऑन सेम इंडिफरेंस को। ओके, तो सेम इंडिफरेंस को पे कैसे रखना है उस चीज को समझो। यहां पर ये नहीं होगा, मीन्स मैं उस बजट, चलो इनिशियली हम मान लेते हैं कंज्यूमर इस पॉइंट पर था। ये मैं इसको नाम दे रही हूं E1। E1 पर जब कंज्यूमर था, जो इनिशियल प्राइस थी इनिशियल बजट लाइन पर, वो एक्स की ये अमाउंट परचेज कर रहा था और वाई की ये अमाउंट परचेज कर रहा था, वाई की वाई और एक्स की एक्स। अब जब वो प्राइस चेंज हुए बच्चे, देखो आपने क्या किया था? किसके प्राइस चेंज किए, डिक्रीज किए थे? एक्स कमोडिटी के ना। तो ऑब्वियसली एक्स अब आपके लिए क्या हो गई थी? चीपर हो गई थी। तो चीपर की अमाउंट हम बढ़ा देते हैं। तो हम ई से हम कहीं मान लेते हैं इस पॉइंट पर हम आ गए। हमने क्या किया? चीपर कमोडिटी की अमाउंट बढ़ा दी। देखो, वाई के प्राइस सेम रहे, एक्स के कम हो गई, लेकिन एक्स के कम होने से एक्स हमारी चीपर लगने लगी और वाई एक्सपेंसिव लगने लगी। हालांकि उसके प्राइस बढ़े नहीं है, लेकिन एक्स के कंपैरिजन में वो एक्सपेंसिव हो गई है। तो वो वाई की अमाउंट कम कर देगा और एक्स की बढ़ा देगा। तो न्यू पॉइंट बच्चे ये आ गया।
और आपको पता है हिग्स क्या करता है, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करता है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकलता है, जब वो क्या करेगा, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेगा। तो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व हम मान लेते हैं यहां से जा रहा था, इस पॉइंट से। ओके, तो थोड़ा सा रफ ड्रॉ होगा, अभी के लिए काम चला लेना। ये उसका इनिशियल इंडिफरेंस कर्व था। प्राइस शिफ्ट होने के बाद वो न्यू इंडिफरेंस कर्व पे चला गया, IC2। ओके, अब हमने जब उसको कंपनसेट कर दिया, उसकी रियल इनकम बढ़ गई थी, उसको हमने रिड्यूस कर दिया, मींस अब बजट लाइन हमारी क्या हो गई, यहां पर एक और नाम दे लेते हैं, बी डैश और एल डैश, नहीं B2 और L2 कर लेते हैं इसको, B2 और L2। हमारी जो बजट लाइन है वो बन चुकी है B2 और L2, या डबल डैश यूज कर सकते हो। ये कब है, आफ्टर कंपनसेशन, आफ्टर कंपनसेशन। ओके, आफ्टर कंपनसेशन उसने ये तो बता दिया लाइन शिफ्ट कर जाएगी, इधर शिफ्ट करेगी, क्योंकि हम इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं। तो शिफ्ट कैसे करनी है, इस तरीके से करनी है, जो इनिशियल इंडिफरेंस का वो आपका आ रहा है ना, उसको वो कहीं ना कहीं टच करे। तो यहां पर टच किया, यानी ये उसका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये E1 था, ये E2 है, तो ये बन गया E3, यानी अब वो यहां पर काम करेगा। तो बच्चे जो ये E1 से E3 तक गया, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं इसको एक बार दोबारा रीड्रॉ करूंगी क्लीन, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब तक समझ में ना आए चाहे 3 बार एक्सप्लेन करवा लो, बट समझ में आना चाहिए। दोबारा देखते हैं। मैं उसी सेम डायग्राम को री एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, किसका, हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मेथड आपको पता है, कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड यूज होगा। तो कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड को समझिए। ओके, हमें पता है इनिशियल बजट लाइन ये है। ओके, अब मैं पॉइंट्स मैंने पीछे लिख दिए हैं, तो अब मैं ज्यादा लिखने पर ध्यान नहीं दूंगी, एक्सप्लेन करने पर ध्यान दूंगी, ताकि नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। यहाँ पर एक्स कमोडिटी है, वहां पर वाई कमोडिटी है, दोनों कौन सी हैं, नॉर्मल कमोडिटी है, क्योंकि हम नॉर्मल कमोडिटी का ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं, जब प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं एक्स कमोडिटी के, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो आपकी कमोडिटी है उसके प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, उस केस की हम बात कर रहे हैं। अब प्राइस एक्स कमोडिटी के कम हुए हैं, तो बच्चे बजट लाइन शिफ्ट करेगी। इनिशियली हम मान लेते हैं कंज्यूमर का जो बजट इंडिफरेंस कर्व है वो ये है, ये इंडिफरेंस कर्व है IC1। तो जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, हमें पता है, ऑर्डिनल का यही वे है। तो E1 हमारे पास ये आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था इनिशियल, जो भी अमाउंट हम एक्स और वाई की परचेज कर पा रहे थे यहाँ पर। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, बजट लाइन को शिफ्ट कर देना है। चलो शिफ्टिंग करते हैं हम बजट लाइन की। बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी राइट में, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुए, प्राइस हमारे क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए, तो हम राइट में बजट लाइन को शिफ्ट कर देते हैं। अब ये आपको क्लियर है, हम यहां से यहां क्यों गए हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इनिशियल बजट लाइन हमारे पास ये थी BL, और न्यू बजट लाइन हमारे पास बनेगी B डैश। ओके, अब यहां पर भी एक इंडिफरेंस कर्व होगा जो हमारी बजट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, और वहां पर हम इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं वो पॉइंट यहां है, और इस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों का स्लोप इक्वल है। तो हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, यानी न्यू कॉम्बिनेशन हमारे पास ये आ गया। यहां से यहां तक बच्चे प्राइस में चेंज होने की वजह से गए हैं, और ये प्राइस इफेक्ट होगा, आगे मैं करवाऊंगी, अभी तो जस्ट हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे फोकस करना है। हो गया,
अब प्राइस रिड्यूस हुए हैं एक्स कमोडिटी के, तो उसकी रियल इनकम बचे, रियल इनकम इंक्रीज हो गई, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा बाय यूजिंग हिक्सन मेथड, और वो क्या है, कंपनसेटिंग वेरिएशन। कंपनसेटिंग वेरिएशन क्या कहता है, हमें इनकम को रिड्यूस करना है, कैसे, बाय कीपिंग कंज्यूमर ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व। हमें ये तो पता लग गया रिड्यूस करनी है, ओके, इधर आना है, बजट लाइन को इधर शिफ्ट करना है, बट कहाँ शिफ्ट करें, बच्चे लाइन तो बहुत सारी जा सकती है ना। अब देखो, अगर मैं लाइन लगाना चाहूँ, वो इधर भी पैरेलल शिफ्ट करनी है, वो यहाँ से भी जा सकती है, वो यहाँ से भी जा सकती है, वो यहाँ से भी जा सकती है, ठीक है, कहीं से भी जा सकती है ना। तो क्या कह रहा है, इस तरीके से लाइन को शिफ्ट करो कि कहीं ना कहीं वो जो इनिशियल इंडिफरेंस का बना IC1 उसको टेंजेंट करे, क्योंकि तभी तो वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा। तो ये सारी लाइन नहीं ड्रॉ करनी, इसका मतलब मुझे पता लग गया इस तरीके से इसको रिड्यूस करना है और पैरेलल शिफ्ट करनी है कि वो कहीं ना कहीं इस इंडिफरेंस कर्व पे टच करे। तो मैं मान लेती हूँ वो यहाँ टच करे, तो कि पैरेलल करनी है, और जितना गैप यहाँ से यहाँ होगा उतना ही गैप हर जगह पर होगा। तो हम इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं, हम मान लेते हैं हमने ये लाइन बना ली, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए बच्चे, आपके पास पेन होगा और स्केल होगा, इजीली आप बना सकते हैं पॉइंट, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ओके। तो न्यू पॉइंट बच्चे कहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया जहां पर न्यू बजट लाइन, आप इसको कोई भी नाम दे लो, B2 और L2 दिया था हमने, वही दे लेते हैं। तो B2 और L2 न्यू बजट लाइन है आफ्टर कंपनसेशन बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वेरिएशन मेथड यूज किया, तब आपकी ये इनकम है रिड्यूस, और बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करेगी ये, बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि प्राइस वही है, दोनों कमोडिटी के प्राइस में डिफरेंस नहीं है, प्राइस वही है, बस आपकी इनकम रिड्यूस हुई है। जब इनकम में चेंज आता है तो लाइन बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करती है, ठीक है। तो न्यू, अब बच्चे आप ये बताइए, E1 से E2 पर जब आप यहाँ गए थे, अब आप कहाँ आ गए, E1 से E2 पर आ गए, समझ रहे हो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ कंपनसेशन के बाद आपको इस इंडिफरेंस कर्व पे रखा गया है, लेकिन आपको तो ये पता ना कि जो इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट पॉइंट है, कॉम्बिनेशन है, वो आपको क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। सेम इंडिफरेंस कर्व मींस सेम सेटिस्फेक्शन या सेम यूटिलिटी। तो जब इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट आपको सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, ये IC1 जो हमारा इनिशियल इंडिफरेंस का होता, तो आपकी मर्जी ना, अब आपके पास इतनी इनकम है, आप कोई भी पॉइंट इसमें से खरीद सकते हो। और देखो, अब आपकी न्यू बजट लाइन है, इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ परचेज करोगे, इसको ज्यादा परचेज करोगे, क्योंकि ये चीप है, सस्ती हो गई है, इसके ही तो प्राइस रिड्यूस हुए हैं, और इसकी अमाउंट को कम कर दोगे। समझ में आया। तो जो ये E1 से E2 तक शिफ्टिंग है, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप अब आपको क्लियर है, अगर इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो बताइए, जल्दी से मुझे ये बताइए किस किस को समझ में आ गया और किस किस को दोबारा समझने की जरूरत है। मैम इट्स क्लियर। ओके, बाकी सबको क्लियर मैम। देखो बच्चे, आपको इसको समझ में आने के लिए कंडीशन है कि आपको शिफ्टिंग आती हो किसकी, बजट लाइन की, मैंने पहले कराई है क्लास में कि इनकम में चेंज आएगा तो कैसे शिफ्ट होगी, और किसी भी कमोडिटी के प्राइस में, एक्स कमोडिटी या वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तो कैसे शिफ्ट होगी, और दोनों में चेंज आएगा तो कैसे शिफ्ट होगी। हालांकि दोनों के चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, हमें एक का ही शिफ्ट करना होता है और इनकम का शिफ्ट करना होता है। तो इस तरीके से शिफ्टिंग करनी है आपको। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अब आपका कहां से कहां तक आया, ये यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। डोंट वरी, अगर ये मत सोचना ये डायग्राम मुश्किल, आगे आने वाले सारे डायग्राम सेम ऐसे ही बनने हैं, सेम, लगभग माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज सेम करने हैं।
आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। जिनको नहीं है मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, कोशिश करूंगी जल्दी करूं, कम से कम भी 2-3 बार आपको ये वीडियो देखनी है, ओके। लेकिन ये डायग्राम क्लियर करके ही क्लास में आना। 2 बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और 1-2 बार आप इसको ज्यादा बार देखो, अपने हाथ से बनाओ इवन साथ के साथ। इसके साथ ही मैं आज की क्लास को डिसकंटिन्यू कर रही हूँ। अब हम कल मिलते हैं, कल करेंगे बाकी। इस पे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है, बिल्कुल हाथ से बना के अच्छे से समझ के आना है इस डायग्राम को। मतलब समझना क्या है, यही तो समझना कि इनकम को चेंज करना तो कहाँ शिफ्टिंग होगी, कैसे शिफ्टिंग होगी, प्राइस चेंज हो रही तो कैसे शिफ्टिंग हो रही। आई थिंक इतना ही समझना आपको। और कंपनसेटिंग वेरिएशन है तो सेम इंडिफरेंस को पे रखना है, तो सेम। इसका सीधा सा तरीका होता है, पहले इंडिफरेंस को मत बनाओ, पहले ये लाइन बना लो, फिर ये लाइन बना लो, फिर तीसरी लाइन बनाओ और फिर इंडिफरेंस को बनाओ, तब इजीली बनेगा बच्चे। मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। अगर आप सोचोगे ना कि पहले मैं इंडिफरेंस को बना लेती हूँ, नो, पहले आप ये लाइन बनाओ, फिर प्राइस डिक्रीज करके ये लाइन बन गई, फिर आपने कंपनसेशन कर दिया, ये लाइन बन गई, अब आप इंडिफरेंस को बनाओ, इजीली बन जाएगा। तो यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया, बस ये डायग्राम है आपका, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। इतना करो, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, नीट एंड क्लीन, ओके।